चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 11th के लिए, जो कि आपका केमिस्ट्री का है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये सभी आपके त्रिमासिक परीक्षा के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है, आप सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, का वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है STP पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस किसके बराबर होती है। तो आपको पता होगा स्टैंडर्ड यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पर। तो STP पर 1 मोल जो ऑक्सीजन होती है वह किसके बराबर होती है। तो वह होती है आपकी यानी कि ऑक्सीजन परमाणुओं के या फिर ऑक्सीजन अणुओं के। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला वाला ही राइट हो जाएगा, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन अणुओं की, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही सही हो चुका है। यहाँ पर बात करें यानी कि TPV की बात होती तो आपका यहाँ पर आ जाता है, यानी कि आपका 32 ग्राम ऑक्सीजन किया जाता है। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर की, यानी क्वांटम संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य होते हैं। दिगांशी क्वांटम संख्या कक्षक के त्रिविमीय आकार को निर्धारित करती है, या फिर आपके यहाँ पर कह रहा है यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या यानी कक्षक के अभिविन्यास को निर्धारित करती है, या फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के माप को निर्धारित करती है, फिर इलेक्ट्रॉन की संकरण यानी कि ऊर्जा का निर्धारित करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के लिए सही नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, तत्वों के गुण उसके यानी कि उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती यानी कि क्या होते हैं, यानी कि क्या होते हैं। तो चालकता होते हैं, फिर कहीं कार्बन होते हैं। यहाँ पर कह रहा है सेकंड वाला क्वेश्चन, अधात्विक तत्वों की संख्या धात्विक तत्वों की अपेक्षा कमी होती है, कहीं कमी होती है, कहीं सकता है। तो नहीं, यह आप पर रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, इसी तरह से अगर यहाँ पर बात हो रही है, क्वेश्चन फोर्थ भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी यहाँ पे एग्जाम में आ जाएगा। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है आपको देखना होगा। यहाँ पर कह रहा है काफी ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है कि यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या किन्हीं नियमों के आधार पर ज्ञात की जाती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर कौन सा नियम सही नहीं है, आपको बताना होगा। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1+1 होती है, क्या यह सत्य है। तो हाँ, यह सत्य भी हो सकती है। यहाँ पर कह रहा है हाइड्रोजन की संख्या इनकी ऑक्सीकरण की संख्या सदैव +1 होती है। सेकंड वाली की बात करें कि यानी कि यौगिक में सभी ऑक्सीजन की संख्याओं का बीजीय यानी कि बीजीय योग शून्य होता है, कि यह सत्य है। या फिर किसी भी तत्व की मुक्त या फिर असंयोगित अवस्था में ऑक्सीकरण का अथवा इनकी संख्या शून्य हो जाती है, यह भी क्या सत्य है। या फिर फ्लोरीन की अपनी यानी कि सभी यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन 5 की बात करें, फूलों की गंध उनमें सभी उपस्थित यानी कुछ भाप यानी बाष्पशील कार्बनिक यौगिकों की उपस्थिति के कारण होती है, जिन्हें यानी सुगंध यानी सेम कहा जाता है। कंश तथा यानी ताप पर तेल यानी प्रायः जल में अविलेय होते हैं, परंतु वाष्प अवस्था में ये जल की वाष्प में मिश्रित हो जाते हैं। फूलों से इन तेलों के निष्कर्षण हेतु अपनाई जाने वाली उपयुक्त यानी विधि आपको बताना है। तो आसवन होगी यानी कि स्टीकरण होगी, कम दाब पर आसवन होगा, या फिर भाप आसवन होगा। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है आपको देखना होगा। यहाँ पर कह रहा है यह आपका त्रिमासिक के लिए काफी ही यूजफुल होने वाला है। सेकंड वाला क्वेश्चन आपके सामने है, रिक्त स्थान आपको भरना है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है सेकंड वाले क्वेश्चन में कि बेंजीन की आपको मूलानुपाती सूत्र बताना हुआ। तो बेंजीन का जो मूलानुपाती सूत्र है वह क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। CH जो होता है वह मूलानुपाती सूत्र होता है। तो फिलहाल की अगर यहाँ पर बात करें, इसका जो आणविक सूत्र होता है वह क्या होता है, तो वह C6H5 होता है। यहाँ पे से भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र पूछ रहा है, इसलिए आपका CH यानी कि आ जाएगा यहाँ पर। सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s यानी कि यहाँ पर कह रहा है 1s2 2s2 2p6 यानी 2p6 है, यानी यहाँ पर कह रहा है p6 यानी 2p6 है, 3s2 है, और p4 यानी आप क्या कह रहा है 2p4 है दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है आपको ये बताना होगा। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा गया है। तो यहाँ पर कितना है 2 2 4 हो गया, 4 6 कितना हो गया 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, 12 4 कितने हो गया तो 16 हो गया। तो यह किसे दर्शाता है, तो यह ऑक्सीजन को दर्शाता है। तो किसे दर्शाता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन यानी कि O2 आ जाएगा। और यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः आयतन ऊर्जा में यानी कि परिवर्तित होता है, क्या होता है बढ़ता होता है, यानी इनके परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि पर्यावरण में प्रदूषकों की एक निश्चित सहनीय सीमा को डैश इनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो पर्यावरण में प्रदूषकों की एक निश्चित सहनीय सीमा को किससे प्रदर्शित किया जाता है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। यहाँ पर 5वें क्वेश्चन की बात करें कि कार्बनिक यौगिकों में हैलोजन के परीक्षण के लिए यानी सोडियम निष्कर्ष विलयन में मिलाने के पहले मिलाकर गर्म करते हैं, क्या यह सत्य है, आपको यह बताना होगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा गया है, इसमें भी आपको खाली स्थान में रखकर नहीं बताना है, तो जो आएगा आपको वही लिख देना है। यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या कह रहा है एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के क्रमशः 16 और 32 ग्राम पर N2 के यानी कि 28 ग्राम भार के यानी कि अलग अलग यानी कि संयोग करके दो ऑक्साइड N2O एवं N2O2 बनाते हैं। इसमें किस
नियम की पुष्टि की गई है, तो इसमें कौन से नियम की पुष्टि की गई है तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर जो किया गया है तो वह यहाँ पर कौन सा क्या है, गुणित अनुपात का यानी कि नियम इस पर लागू किया गया है। कौन सा नियम लागू किया गया है तो गुणित अनुपात का नियम, यानी कि सरल गुणित अनुपात का, सरल गुणित अनुपात मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सरल गुणित अनुपात। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा सरल गुणित, यानी कि सरल गुणित अनुपात का इसमें यानी कि क्या किया गया है तो पालन किया गया है। तो इस तरीके से आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। और यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की कि 3D कक्षक से पूर्ण इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में प्रवेश करता है। आप इस कथन की पुष्टि में परमाणु संरचना का आपको कौन सा नियम लगाते हैं आपको वो बताना है। यहाँ पर कह रहा है 3D कक्षक से पूर्ण इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में प्रवेश करता है। आप इस कथन की पुष्टि के लिए परमाणु संख्या का कौन सा नियम लगाते हैं तो आपको ये बताना होगा। यहाँ पर आप यानी 4 लगाते हैं, 4f लगा देते हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की कि लिथियम और मैग्नीशियम के गुणों में इनकी समानता पाए जाने वाले संबंध को आपको लिखना होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी आपको लिखना होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि विद्युत अपघटन, इनके अपघट्य के वियोजन का सिद्धांत क्या है, किसने दिया था, आपको वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, किसी कार्बन श्रृंखला में अंत में क्लोरीन परमाणु की उपस्थिति के कारण होने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नाम क्या हो जाएगा तो क्लोरीन, क्लोरो आ जाएगा, क्लोरोकार्बन। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 4 की तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखा गया है। यहाँ पर बनाना है आपको सही जोड़ियाँ। तो पहला क्वेश्चन है दीप्ति तीव्रता क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए प्रायिकता का घनत्व क्या होता है। तो प्रायिकता का घनत्व जो होता है वह क्या होता है तो वह होता है आपका साई, क्या होता है आपका यहाँ पर कह रहा है यानी साई स्क्वायर, यानी साई का वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है तो साई का वर्ग, यानी कि आपका क्या आ जाएगा आंसर निकलकर यहाँ पर। तो प्रायिकता का जो घनत्व होता है वह साई स्क्वायर यानी साई का वर्ग होता है। यहाँ पर कह रहा है एन, यानी कि एन पे यहाँ पर यानी कि 3 प्लस है और यहाँ पर ओ पे यानी कि ओ पे 2 प्लस है और एफ पे माइनस का है। तो यह क्या है तो सब इलेक्ट्रॉनिक आयन है या फिर जहरी विद्युत या फिर जॉनसन है। तो फिलहाल कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, हाँ यह क्या हो जाएगा तो आपका यहाँ पर आ जाएगा यानी सम इलेक्ट्रॉनिक आयनस। यहाँ पर क्या कह रहा है यानी दीप्ति तीव्रता क्या होती है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है दीप्त तीव्रता क्या होती है तो दीप्त तीव्रता का जो मात्रक होता है वह क्या होता है तो वह कैंडला पर चला जाएगा। यू होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एन का अवकलन क्या होता है, कि एन का जो अवकलन होता है वह क्या होता है तो आपका आंसर किस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से जेंडॉल्फ आप यानी जेल्डॉप विधि से इसे कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है ऑक्सीकरण संख्या यानी परिवर्तन विधि क्या कहलाती है तो सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है मोलरता यानी मोलरता एवं मोलरता को आपको परिभाषित करना होगा। तो मोलरता क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए, जिसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं और मोलरता को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं और मोलरता को हम इनकी कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। यह क्या होती है आपकी यानी द्रव्यमान। इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। फिलहाल के इसको आपको परिभाषित करना है। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का हो जाएगा। अगर आप चाहते हो इसका सोल्यूशन तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका सोल्यूशन मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन में बहुत जल्द। यहाँ पर बात नहीं अथवा क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है कि परमाणु व अणु में आपको अंतर लिखना होगा। तो परमाणु व अणु आपको लिखना है। तो परमाणु व अणु में अंतर किस प्रकार से होता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक यानी कण मिलकर ये क्या बनाते हैं तो एक परमाणु का निर्माण करते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक कण मिलकर क्या बनाते हैं एक अणु यानी परमाणु का निर्माण करते हैं। बट 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अगर 8वें क्वेश्चन की बात करें, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है तो गैसों के नाम बताना है जो कि अम्ल वर्षाती यानी कि अम्ल वर्षा करती हैं। यहाँ पर कह रहा है जो कि अम्ल वर्षा करती हैं। तो 2 गैसों के आपको नाम बताना है जो कि अम्ल वर्षा करती हैं, इनके एसिड रेन करती हैं। तो कौन कौन से हैं मैं आपको बता रहा हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 7 की, तो क्वेश्चन 7 भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी काफी बार आ चुका है कि भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले 2 मुख्य उपाय कौन कौन से हैं आपको वो बताना है। और अपशिष्ट के पुनर्चक्रण को कोई 2 आपको फायदे भी बताना है। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले 2 मुख्य उपाय कौन कौन से हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा तो आपको यहाँ पर करना होगा इनकी रासायनिक दवाओं का कम से कम प्रयोग करना। एक तो आपका यह उपयोग हो जाएगा और यहाँ पर दूसरा आ जाएगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना। इस तरीके से आपका इससे भी आपका काफ़ी लाभ हो सकता है। तो ये दोनों ही लिख दीजिए, आपका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पर बात करें यानी कि 8वें क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित तत्वों के लिए परमाणु के लिए लुईस बिंदु आपको प्रतीक बनाना होगा। तो यहाँ पर वो इनके क्या है तो बोरॉन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। इसमें आपको क्या बनाना है आपको यहाँ पर देखना होगा। यहाँ पर कह रहा है 8वें क्वेश्चन का, तो यहाँ पर क्या कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों की आपको आणविक ज्यामिति भी बनाना होगा। तो BeCl2 क्या होता है आपको वो बताना है। फिलहाल के क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, अष्टक नियम को आपको परिभाषित करना है। इस नियम का एक महत्व भी बताना होगा, एक सीमा भी आपको लिखना है। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का हो जाएगा। कि यहाँ पर कह रहा है आवर्त प्रबलता को आपको आवर्त कोटि के रूप में आपको किस प्रकार व्यक्त करते हैं वो भी लिखना होगा। निम्नलिखित स्पीशीज में प्रत्येक रेखांकित तत्व की यहाँ पर क्या बताना है ऑक्सीजन संख्या आपको बताना होगी। यहाँ पर कह रहा है H2SO4 है, H2SO4 क्या हो
H2S यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, H2SO4 है फिलहाल की यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 4 आ जाएगी। और CaO2 है, इसलिए CaO2 है, इसलिए आपका यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 आ जाएगी। NaBH4 है, इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो। KMnO4 में आपकी ऑक्सीजन की संख्या यानी कि 4 आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर बात करें अथवा वाले क्वेश्चन की, तो अथवा वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को आपको यानी कि अपयोज पचय यानी कि अभिक्रियाओं के रूप में आपको औचित्य स्थापित करने का प्रयास करना होगा। तो कोई एक आपको करना है। तो यानी कॉपर ऑक्साइड के साथ जब यानी कि हाइड्रोजन गैस जब क्रिया करती है तो कॉपर और हाइड्रोजन के क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको संतुलित कर देना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ किस तरीके से कर सकते हैं। तो फिलहाल की यह जो संतुलित ही समीकरण है यानी कि पहला वाला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। सेकंड वाला भी आप देख सकते हैं, इसी तरह से आपका क्वेश्चन पेपर है। अगर बात करें क्वेश्चन 11 की, निम्नलिखित के लिए आणविक आपका मोलर द्रव्यमान का आपको परिवर्तित करना हो, यानी मोलर द्रव्यमान आपको निकालना हो। तो काफी महत्वपूर्ण मोलर द्रव्यमान की बात करें तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 216 यानी कि आपका यहाँ पर 18 ग्राम आ जाएगा। पहले वाले का जल का 18 ग्राम आ जाएगा। और यानी कि यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन यानी कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होता है, तो कार्बन का कितना होता है, तो 12 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, 16 दूनी 32 यानी 16 होता है। उसके इनकी आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 32 यानी 44 ग्राम आ जाएगा यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन का। यहाँ पर बात करें यानी CH4 क्या होता है, तो C का आपका यहाँ पे 12 होता है और इनके हाइड्रोजन का 4 होता है। इस तरीके से आपका 16 ग्राम आ जाएगा आंसर निकल कर। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर बात करें अथवा यहाँ पर कह रहा है कि आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपातिक सूत्र आपको ज्ञात करना है जिसमें द्रव्यमान द्वारा आपको यानी 69.9% आयन और 30% यानी 1% ऑक्सीजन है, जबकि आयरन का यानी कि परमाणु भार यानी 56 एवं ऑक्सीजन का यानी 16 है। तो आई होप मैं आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 12 की, यानी कि डाल्टन की परमाणु संख्या के कोई 2 महत्वपूर्ण बिंदु आपको लिखकर इस सिद्धांत की एक नई कमी भी आपको लिखना होगी। अथवा वाला क्वेश्चन भी क्या कह रहा है कि बोहर के परमाणु मॉडल का आपको इनके द्वारा डाल्टन की परमाणु मॉडल की कमियां आपको दूर करना है, इस कथन की पुष्टि भी लिखना होगी। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द बताने वाला हूँ इसका सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत